तो जी मैं इस समय खड़ा हूँ हो ची मिन सिटी के डोमेस्टिक टर्मिनल पे, एयरपोर्ट पे। और हम जा रहे हैं यहाँ से फूकॉक। और फूकॉक बेसिकली एक आइलैंड है बिल्कुल साउथ में, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको शायद बताया था। जिन्होंने देखा उन्हें आइडिया लग गया होगा कहाँ जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल साउथ में है। मैं दोबारा बता देता हूँ जस्ट इन केस आपने ना देखा हो तो। बाकी पिछला ब्लॉग देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। और हाँ, तो फूकॉक की बात करें तो ये इस तरह है जैसे कि हमारे इंडिया में नीचे बिल्कुल केरला और तमिलनाडु है साउथ में, उसके बिल्कुल साथ नीचे थोड़ा सा छोटा सा एक लगा हुआ है ना श्रीलंका, एक अलग सा आइलैंड दिखता है, उसी की तरह है। ये भी वियतनाम का पार्ट है फूकॉक। तो हम वहाँ जा रहे हैं फूकॉक आइलैंड, ठीक है जी। अब इस समय यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ और फ़्लाइट है मेरी 8:30 बजे की। मैं टाइम से पहले ही आ गया। मैं वैसे तो पसंद करता हूँ टाइम से पहले ही आना एयरपोर्ट्स पे, एटलीस्ट फ़्लाइट्स के लिए, क्योंकि कई बार डिलेज़ बहुत हो जाते हैं सिक्योरिटी चेक के दौरान। कई बार बैगेज जहाँ पर आप चेक इन करते हो वहाँ पे कई बार डिले होता है, लाइन बड़ी लंबी होती है। यहाँ खैर 2 मिनट के अंदर फटाफट ही हो गया काम। 2 मिनट भी शायद ना लगे हो पूरे, काउंटर खाली थे बिल्कुल। और अभी मैंने सिक्योरिटी चेक नहीं करवाया, सिक्योरिटी चेक के लिए जाऊँगा अभी आराम से। बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इसलिए कैमरा खोला अभी बताने के लिए कि मैं यहाँ पे हो ची मिन सिटी जो आया हूँ, ये मैं आया हूँ दानांग से। दानांग सेंट्रल पार्ट ऑफ वियतनाम में है, लेकिन मैं दानांग में रुका नहीं हुआ था, मैं होयान में रुका था, जो कि दानांग से अबाउट आधे घंटे पौने घंटे की ड्राइव पे है। दूसरी सिटी लगती है, थोड़ी सी शांत है। नाइट लाइफ तो बेसिकली है ही नहीं वहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छी सिटी है, बहुत बढ़िया वो है। उसके अभी मैंने व्लॉग डाला हुआ है, बहुत ही सुंदर सिटी है, वो आप देख लेना। मैं उसका यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा आपको, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, नहीं तो चैनल तो एक्सप्लोर कर ही सकते हो, बहुत कुछ है देखने के लिए, ठीक है जी। तो मेन बात पे आते हैं। बात ये है कि होयान, क्योंकि मैं जैसे कि बता रहा हूँ बड़े शांत सी सिटी है, नाइट लाइफ नहीं है एक्चुअली। आप यूँ समझ लो गांव की तरह है वो एक तरह से। दानांग है बड़ी सिटी और वो थोड़ा सा गांव की तरह हो गया थोड़ा सा, लेकिन बहुत सुंदर है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरी फ़्लाइट थी जब मैं दानांग से हो ची मिन आया हूँ सुबह 7:30 बजे की। तो आइडियली मुझे निकलना था एयरपोर्ट से एयरपोर्ट के लिए 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4, जो कि मैं 3-4 घंटे का टाइम लेके चलता हूँ कि आधा 1 घंटा ड्राइव में लग जाएगा और 2.5 से 3 घंटे का टाइम मुझे एयरपोर्ट पे मिल जाएगा सारी चीज़ करने के लिए प्रोसेस। अब प्रॉब्लम वहाँ पे क्या होती है कि होयान क्योंकि शांत है बिल्कुल टाइम और सब चीज़। आप वियतनाम में कहीं भी किसी भी बड़ी सिटी में जाओगे, आपको ग्रैब के थ्रू या फिर ऊबर तो यहाँ पे मैंने देखी नहीं चलते हुए, वैसे ग्रैब के थ्रू आप टैक्सी बुक कर सकते हो किसी भी टाइम और आपको इजीली मिल जाएगी। अब वहाँ पे दिक्कत क्या है कि एक तो वहाँ पे उस एरिया में क्योंकि बहुत कम लोग रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, टूरिस्ट्स क्या करते हैं दानांग में रहते हैं, होयान विज़िट करने आ जाते हैं घूमने फिरने सुबह से शाम तक और रात को वापस चले जाते हैं दानांग। और एयरपोर्ट भी पास में वहीं पर है सिटी के, तो इस वजह से। तो अब मेरे साथ क्या हुआ होयान में कि सुबह 4 बजे मुझे कैब बुक करनी थी और वहाँ पे कैब ही ना मिले। और ग्रैब पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जैसे ऊबर पे, हमारे इंडिया में ओला पे एक वो होता है कि आप शेड्यूल कर सकते हो राइड, कि मुझे जी कल जाना है या फिर कुछ घंटे बाद जाना है, आप शेड्यूल कर दो राइड उस समय आ जाएगी, जैसे भी होगा किसी ना किसी ड्राइवर को वो असाइन कर देते हैं आपकी राइड। यहाँ पर ग्रैब ऐप में ऐसी कोई फैसिलिटी, ऐसा कोई फ़ीचर नहीं है। तो सुबह 4 बजे का टाइम और मुझे कैब ना मिले, तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं एयरपोर्ट कैसे जाऊँ। अब लगेज के साथ आप ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर तो जा नहीं सकते। तो अब बाय चांस मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया वहाँ पे। मैंने बाहर ढूंढना शुरू करा कि भाई बाहर देखूँ कुछ पता चले किसी तरह, किसी भी टाइप की। मैंने कहा कोई कैब मिल जाए, कोई ज़्यादा पैसा भी ले तो ठीक है चलेगा। फ़्लाइट मिस करना बड़ा वो है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव फ़्लाइट हुई थी मेरी दानांग से हो ची मिन की, क्योंकि मैंने लास्ट मिनट बिल्कुल लास्ट डे ही बुक करी थी। तो पहली चीज़ तो लास्ट डे मत बुक करना, अपनी आइटनरी सेट रखना कि मुझे इस डेट को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वरना लगभग डबल प्राइस पड़ता है फ़्लाइट का, जो कि मुझे पड़ा। जो फ़्लाइट पड़नी चाहिए थी 3,500 रुपये की, वो उसके मैंने लगभग 7,000 रुपये दिए। तो जो कि बेसिकली अगर आप देखो
तो दिल्ली से हनोई की टिकट भी इतने में आ जाती है बड़े आसानी से, ठीक है ना। तो चलो वो जो भी था वो तो दिया ही दिया। उसके बाद कैब ना मिले। अब कैब का क्या हुआ, फॉर्चुनेटली थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे एक बाहर कैब ड्राइवर दिखा, मेरे होटल के साथ में नेक्स्ट डोर किसी को पिकअप करने आया था, एक लड़की को, वो भी एयरपोर्ट ही जा रही थी। अब मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश करी ड्राइवर को, मैंने कहा भाई एक काम कर, तू तो इसे लेके जा रहा है, चल ठीक है, तेरे कोई नोन में हो, कोई दोस्त हो, कोई हो जो अवेलेबल हो, उससे बात कर ले, फ़ोन कर ले यार, मैं दे दूँगा, एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगा। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूँ। उसने ट्राई करा, उसके किसी फ़ोन पे उसके किसी फ्रेंड से उसकी बात बनी नहीं, तो अल्टीमेटली वो उसे बिठा के जाने लगा। मैं प्रॉब्लम में था कि अब मैं क्या करूं, और कोई दूर दूर तक कोई दिखे ना, सुनसान बिल्कुल, वो एरिया शांत है बिल्कुल, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तो अब उस सिचुएशन में उसने 2 मिनट देखा कि यार क्या करूँ। पीछे जो लड़की बैठी थी उसके पास पैसेंजर, उससे उसने पूछा कि इन्हें भी एयरपोर्ट जाना है, इन्हें बिठा लें क्या साथ में, इन्हें मिल नहीं रही कैब। वो बाई चांस अच्छी थी बड़ी लड़की, अंडरस्टैंडिंग थी, उसने कहा ठीक है आ जाओ बैठ जाओ। अब हम लोग जल्दी में थे और थोड़ा सा पैनिक कर चुके थे, तो मैं फटाफट बैठ गया कैब में उसकी। और ये जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़ोन और गिम्बल वगैरह ये सारी चीज़ मैं अपने होटल के टेबल पे भूल गया, जहाँ पे एग्ज़िट के पास बिल्कुल। मैंने अपना बैग ले लिया, अपना ट्रॉली बैग जो दूसरा होता है वो ले लिया, सब चीज़ ले ली, ये भूल गया। अब ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम 20 किलोमीटर क्रॉस कर चुके थे, तब मुझे याद आया कि वो चीज़ मैं भूल गया हूँ। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ कि अब वो तो मुड़ नहीं सकती थी कैब, रीज़न बीइंग उस लड़की की फ़्लाइट ज़्यादा टाइम नहीं था, जैसे मैं तो एक्स्ट्रा टाइम लेके चलता हूँ, उसकी फ़्लाइट थी 5:30-6 बजे के आसपास की, और लगभग 4 सवा 4 बज रहे थे उस समय। तो उसने कहा मुड़ तो सकते नहीं, आप एक काम करते हैं, इसे ड्रॉप करेंगे वापस आ जाएंगे। तो हमने कहा चलो देखते हैं भाई, ठीक है। अब ये भी एक तरफ डर था कि यार ये पड़ा हुआ है टेबल पे, कोई उठा ना ले। वैसे तो वहाँ कोई छेड़ता नहीं है, ऐसी कोई बात है नहीं रिस्क वाली, लेकिन स्टिल एक मन में डर तो रहता ही है थोड़ा सा। फिर एक्सपेंसिव चीज़ है, और मेरा तो मेन काम ही इसी से चलता है, इसमें सारा डेटा होता है, सारे वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, सब चीज़ इसी पर होता है। तो अल्टीमेटली बाई चांस हम जा रहे थे, तो साथ में जैसे ग्रैब वगैरह में बाइक चलती है ना, वैसे यहाँ पे एक और कोई कंपनी है जिनके स्कूटर्स वगैरह और कार्स वगैरह चलती हैं, इलेक्ट्रिक होती है वो। उसका भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा नाम वीडियो में, एग्जैक्टली क्या है, कुछ अजीब सा नाम है, वो मेरे को याद नहीं है। तो उसका एक स्कूटर जाते हुए एक लड़की दिखी जो ड्राइव करती है वो स्कूटर, उसे रोक लिया रास्ते में कि रुक जा, और उससे पूछा कि तू यहाँ ले जाएगी इसे, ऐसे ऐसे है, होटल जाना है इसे, ये अपना फ़ोन भूल गया है तो लेकर आना है। तो उसने कहा ठीक है। हमने उसी समय, उसने कहा लेकिन ऐप डाउनलोड करो, ऐप से बुक करो, मैं एक्सेप्ट यहाँ हाथ के हाथ कर लूँगी, कुछ कोड होता है उनका, वो कोड देख के वो ले लेते हैं राइड जो भी है। तो वो उसी समय ऐप डाउनलोड करा और वो मुझे लेकर गई होटल वापस। अब होटल से वापस आते समय क्योंकि डिस्टेंस इतना लंबा होता है, तो वो क्या करते हैं कि कैब ड्राइवर्स को बड़े डिस्टेंस देते हैं, स्कूटर राइडर्स को बड़े डिस्टेंस नहीं देते, 30-35 किलोमीटर के। लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कैब का फिर वेट करूं और फिर देखें कि भाई क्या होता है, क्या नहीं, मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर वही था, सुबह का टाइम था, लगभग 5 बज चुके थे एट दिस पॉइंट। तो मैंने उसी को कहा, मैंने कहा आप एक काम करो, ऐप बंद करो अपना, मैं आपको एक्स्ट्रा इतना पैसा दूंगा और आप मेरे को लेके चलो। तो वो मेरे को उठाकर, ये मैंने अपना उठाया वहाँ से, मेरे को लेके फुल स्पीड में अपना एयरपोर्ट लेके पहुँची। तो ये कहानी इसलिए मैंने आपको बताई कि पहली चीज़, सबसे बड़ी बात, एक्स्ट्रा टाइम हमेशा लेके चलो जब भी आपकी फ़्लाइट्स हों। वो तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था, तो मेरे को अगर ये जो फालतू ट्रिप करनी पड़ गई, एयरपोर्ट आना जाना, बीच रास्ते में उतरना और सब चीज़, तो फिर भी मेरे पास टाइम था कि मैं अपनी कैच कर सकता था ईज़िली फ़्लाइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आप होयान में मेरी तरह रह रहे हो तो टैक्सी का इंतज़ाम आप होटल की तरफ से कर लेना, होटल वाले अपने पास से बुक करवा देते हैं और थोड़ी सस्ते में ही करवा देते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो रेट आता है होयान से दानांग एयरपोर्ट जाने का, क्रैब पर अगर आप देखोगे तो आता है लगभग 3 से 3.5 लाख वियतनामीज़ डोंग का, और वही अगर आपका होटल वाले आपको करवा कर देंगे तो वो 2.5 लाख में भी करवा देंगे आपकी बुक।
तो उससे एक तो आपको श्योरिटी रहेगी कि आपकी कैब आपको मिल जाएगी, सेकेंडली आपको सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। और अगर आप दानांग में रुक रहे हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन टाइम फिर भी लेके चलना, क्योंकि लास्ट मिनट कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनका हमें भी आइडिया नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। जैसा कि मुझे आइडिया नहीं था, मैं कभी ये अपना डिवाइस कभी कहीं नहीं भूला, पहली बार हुआ कि मैं भूल गया, और वो भी इस वजह से क्योंकि थोड़ा सा पैनिक कर गया था मैं कि यार इतनी महंगी फ़्लाइट्स बुक करी हैं, और मेरी भी थी, मेरे दोस्त की भी थी, लगभग 15,000 रुपये लगे थे। मैंने कहा यार 15,000 रुपये डूब जाएंगे, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में मैं भूल गया जल्दबाजी में। तो ऐसी कोई गड़बड़ी आपसे भी कभी ना कभी हो सकती है, तो इसलिए टाइम एक्स्ट्रा लेके चलना और कैब का इंतज़ाम पहले से कर लेना, ठीक है ना। बाकी दानांग में हो तो कोई इशू नहीं है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अंदर जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया, कि जैसे कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ फूकॉक के लिए, तो मैंने फ़्लाइट ली है वियतनाम एयरलाइंस की, जो कि नॉर्मली वियतजेट की अगर आप फ़्लाइट लोगे तो थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, लेकिन मैंने क्यों ली है वियतनाम एयरलाइंस की, मैंने इन्हें 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं उसके, वो इसलिए दिए हैं, 1000 तो नहीं, थोड़े से कम, अराउंड 600-700 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं क्योंकि पहली चीज़, एक तो देखो बेटर एयरलाइंस, नो डाउट, सेकेंडली टाइम मेरे लिए मैच करता था इसलिए, क्योंकि मुझे सुबह की फ़्लाइट चाहिए थी, मैं दिन बर्बाद नहीं करना चाहता था वहाँ पहुँच के शाम को या रात को, इस वजह से। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे पास चेक इन बैगेज होता है, जो कि यहाँ देखो अभी ट्रॉली पे रखा हुआ है, ठीक है जी। चेक इन बैगेज में वियतजेट की जो फ़्लाइट्स होती हैं, आप हमेशा, आपको लगेगा कि यार सस्ती एयरलाइंस है, सस्ते में जा रहे हैं, ले जाती है तो इसमें चल देते हैं, तो ये गलती मत करना अगर आपके पास बैगेज है चेक इन कराने के लिए तो, और स्पेशली अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, वियतनाम एयरलाइंस जैसे है, ये थोड़ी प्रीमियम एयरलाइंस है, ये आपको बैगेज टिकट के साथ एक बैगेज अलाउ करती है लेके जाने के लिए, अप टू 15 किलो 20 किलो, सबके अलग अलग होते हैं, वो आप देख लेना जब आप बुक करोगे तो। वियतजेट कुछ अलाउ नहीं करती, सिर्फ एक कैरी ऑन बैग अलाउ करती है, वो भी एक पीस 7 किलो का, बस, उससे ऊपर कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आप अगर मान लो आपको इंडिया से आप हनोई की टिकट ले रहे हो या हो ची मिन की टिकट ले रहे हो, और आपको अगर वो 6,500 रुपये जो नॉर्मली रेट है, 6,500 रुपये 7,000 रुपये मैक्सिमम, वो वियतजेट की फ़्लाइट का होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके पास अगर चेक इन बैगेज है तो वो आपको अराउंड इंटरनेशनल उसमें जो होती हैं फ़्लाइट्स इनकी, उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं एक एक्स्ट्रा बैगेज चेक इन कराने के लिए, तो वो लगभग 5,000 रुपये के आसपास होता है। तो आपकी फ़्लाइट की टिकट जो मैं कह रहा हूँ 7,000 रुपये मान लो, 7,000 की टिकट आपको 12 की पड़ गई। अब ऑन द अदर हैंड अगर आप वियतनाम एयरलाइंस की फ़्लाइट ले लेते हो, जो कि ऑलरेडी पहले से 11,000 रुपये की थी या 10,000 रुपये की थी, तो उस सिचुएशन में आप 12,000 नहीं पे करोगे, आप 10,000 या 11,000 व्हाटएवर इट इज़ वो पे करोगे, और उसमें आपका चेक इन बैग भी इंक्लूड होगा, तो ये आपको बेनिफिट पड़ेगा। तो इस चीज़ को देख लेना, और एयरलाइंस तो फिर प्रीमियम है ही थोड़ी सी, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी बताना, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये सिर्फ इंटरनेशनल के लिए नहीं, डोमेस्टिकली भी आप फ़्लाइट्स लेते हो मेरी तरह वियतनाम के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके पास चेक इन बैगेज कितना है, और दूसरी एयरलाइंस कितना अलाउ करती है, कितना नहीं करती है, आपको प्राइस का डिफरेंस क्या आ रहा है। और नॉर्मली वियतनाम एयरलाइंस बैगेज अलाउ करती है, वियतजेट बिल्कुल भी नहीं करती। और वियतजेट डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो इनकी हैं, जैसे मान लो हनोई से आप दानांग आए या दानांग से हो ची मिन आए, तो उसके लिए ये लेती है 1,000 रुपये के आसपास, फॉर 20 kg के आसपास, 15 या 20 किलो ऐसे कुछ है, ठीक है ना। और ऑन द अदर हैंड अगर आपको 500-100 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर वियतनाम एयरलाइंस की टिकट मिल जाती है, तो आप वो ले लेना, उसमें चेक इन बैगेज इंक्लूडेड होगा। और अगर आपके पास चेक इन बैगेज नहीं है, आप एक सिंगल बैग कैरी करते हो अप टू 7 kgs का, तो खैर कोई इशू ही नहीं है, तो आप जो चीपेस्ट फ़्लाइट मिले वो ली और चल पड़े, ठीक है ना। चलो अब हम भी चल पड़ते हैं फटाफट, बहुत हो गई बातें, लेकिन इम्पॉर्टेंट थी बतानी, जिससे आपके साथ कोई गड़बड़ी ना हो, आपको बेस्ट डील्स मिलें, तो इस चीज़ का बताना मुझे लगा थोड़ा आपके लिए ज़रूरी है।